मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। ये हमला भारत की आत्मा पर है। जानवर भी इस तरह से लोगों को नहीं मारते, किसी इंसान को। अल्लाह के एक ही सहारा था, यही कमाने वाला था। कि इतना बड़ा ऑपरेशन था ये बगैर किसी खुफिया एजेंसी के बगैर नहीं हो सकता था। जिस समय आप एक नव विवाहिता को ये कहते हुए सुनते हैं कि मेरे पति को बचा लो, उसके हाथ में चूड़ा है। देखिए, जब मैंने अपनी छोटी बहन की तस्वीर देखी अपने पति की लाश के साथ बैठी हुई, तो मेरे आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कश्मीर में जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप काफी पहले फेल हो चुकी है। 370 के बाद जो आपने बदला था वो आपने एक दिन में गवा दिया। एक इजराइल 1 करोड़ 10 लाख का नेशन है, वो 56 इस्लामिक कंट्री से वो सीना तान के खड़े हुए हैं, नाको चने चबा दिए। 150 करोड़ का हमारा देश और हम एक पाकिस्तान को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी क्यों रखी हुई है आपने? न्याय का इंतजार तो ये 28 परिवार जो हैं वो कम से कम कर ही रहे हैं कि न्याय कब होगा, और सिर्फ न्याय होना नहीं हो। क्षमा चाहता हूँ, कश्मीर में 15,000 परिवार न्याय का इंतजार कर रहे हैं। अब ये 15,028 हो जाएंगे। ये सरकार तो नहीं चल पाएगी। प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे हो जाएगा जल्दी ही। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए स्ट्रैटेजिक मामलों के एक्सपर्ट, सीनियर जर्नलिस्ट कमर आगा जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो क्या कहा जाए सर, शब्द कम पड़ जाते हैं। तस्वीरें हृदय विदारक हैं, दिल को चीर कर रख देने वाली हैं। और जितनी बार हम लोग आपस में भी डिस्कशन, क्योंकि आज भारत में लगभग हर घर में इस हमले को लेकर बात हो रही है, सवाल हैं। और ये हमला, जब हम कह रहे हैं बेशक कश्मीर की धरती पर हुआ है, लेकिन ये हमला भारत की आत्मा पर है। ये हमला उम्मीदों पर है, ये हमला सपनों पर भी है। और पैन इंडिया इफेक्ट, अगर मैं उस लिहाज से कहूँ कि केरल से आए हुए टूरिस्ट वहाँ पर थे, कर्नाटका के टूरिस्ट वहाँ पर थे, उत्तर प्रदेश से आए टूरिस्ट वहाँ पर थे। और इसके अलावा एक ऐसे समय पर हमला हुआ है जिस समय अमेरिका से विदेशी मेहमान यहाँ पर हैं। तो कई लेयर्स हैं जिसमें इस हमले को पढ़ा जाएगा, जिसमें इसके इम्पैक्ट को देखा जाएगा। लेकिन एज एन एक्सपर्ट सर, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगी, 26/11 के बाद क्या इसे भारत की सरजमी पर बड़ा आतंकी हमला, सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जाए? आज मैंने एक शो में यही कहा कि 26/11 के बाद दूसरा सबसे बड़ा दहला देने वाला हमला हुआ है, वहशियाना हमला है जिसे कहना चाहिए। जानवर भी इस तरह से लोगों को नहीं मारते, किसी इंसान को या किसी दूसरे जानवर को। मैसेकर जिस तरीके का हुआ, शब्द नहीं है उसको बयान करने के लिए। और कैसे लोग हैं ये, कैसे जानवर हैं, या क्या कहा जाए, जानवर को तो इनसे कहीं बेहतर है। बहुत शर्मनाक है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। सारी दुनिया ने मैसेजेस आए, पूरी दुनिया से आए, सभी ने इसका खंडन किया है। और लेकिन यह है कि प्रॉब्लम यह है कि ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। 26/11 हुई, उसके बाद कई एक छोटे छोटे, वो भी अच्छे खासे बड़े थे, फिर उसके अलावा अब ये कितना बड़ा हो गया। You never know, it's not going to end. लगता है कि जब तक के हमारे पड़ोसी हैं तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। क्या रहेगा इसी की, वो जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी ऑब्जेक्टिव है कि वो कश्मीर को ले लेंगे, जैसा कि उन्हीं ने अभी जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, जनरल मुनीर के अपने भाषण में कहा, वो तो कभी पूरा होने वाला नहीं। वो कभी पूरा नहीं होगा तो क्या ये हमेशा यही सब करते रहेंगे? पाकिस्तान की हालात इतने ख़राब है। दूसरी चीज़ ये भी है, हमने ये जब भी देखा है कि जब पाकिस्तान में इंटरनल क्राइसिस बढ़ती जाती है तो वो सिचुएशन को डाइवर्ट करने के लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि भारत से टेंशन हो जाए। तो फिर उसके बाद वो अपील करते हैं जनता से यूनाइट होने की, और यूनाइट हो, और ख़तरा है मुल्क को, और मुल्क को इसी के। देखिए, पाकिस्तान जो है वो बेसिकली कोई नेचुरल स्टेट नहीं है। एक स्टेट जो बनती है वो सैकड़ों साल बल्कि 1000 साल ज़्यादा लगती है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। एकदम से आपने 10 साल का मूवमेंट, वो भी नॉर्दर्न इंडिया में, वो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने मूवमेंट किया, और उसके बाद अंग्रेज़ों ने उसको पार्टीशन आपको कर दिया।
जमीन खींच दी, रेखा खींच दी। लोकल लोग उसके खिलाफ थे, बलोच नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का पार्ट बने, खैबर पख्तूनख्वा नहीं चाहता था कि पाकिस्तान का पार्ट बने। फिर उसके अलावा जो थे बांग्लादेश, बहुत उस जमाने में ईस्ट बंगाल कहलाता था, वो बहुत आगे था इस मूवमेंट में। तो कहने की बात यह है कि धर्म जो होता है वो बेसिस नहीं होता रिलीजन का, इथनिक आइडेंटिटी उससे ज्यादा स्ट्रांग होती है। और यही कारणवश था कि बांग्लादेश अलग हो गया, क्योंकि बंगाली आइडेंटिटी थी जो क्लैश कर रही थी पंजाबी डोमिनेटेड पाकिस्तान से, वो अलग हो गए। अब बलोच आइडेंटिटी और जो है, फिर उसके अलावा पश्तून, ये अब पठान अलग होने के ऊपर तुले हुए हैं। कितने शहर हो गए हैं ऐसे जहां पाकिस्तानी सेना अंदर नहीं जाने पा रही इन दोनों प्रांतों में जी। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अब भारत से एक टेंशन क्रिएट करो, यूनाइट करो। लेकिन पाकिस्तान की आम जनता इस बात को समझ गई है कि पाकिस्तान की जो सेना है ये इनकम्पिटेंट है, ये सारी युद्ध हार चुकी है। फिर उसके अलावा ये बहुत ही करप्ट इंस्टीट्यूशन है, इनएफिशिएंट है, और ये मुल्क की तरक्की में एक रोड़ा है। और पाकिस्तान के जो बेसिक आइडिया है अब उसको लेके वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर डिबेट हो रहा है कि ये सही है या गलत। बल्कि लोग बहुत से ये कहने लगे हैं कि ये आइडिया ही गलत था। पाकिस्तान के अस्तित्व का सवाल है, तो इसलिए उन्हीं ने, फौरन जनरल मुनीर ने ये हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान का जो कार्ड शुरू किया है, ये उसी का एक कड़ी है जो हमने देखा वहाँ पे हुई। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, ये जो अटैक हुआ है इसका पैटर्न क्या कहता है? क्योंकि यूजुअली हम देख रहे थे जो हमले बीते वक्त में भी हुए हैं उसमें फोर्सेस को टारगेट किया गया है, सैनिकों को टारगेट किया गया है, जेके पुलिस को टारगेट किया गया, इवन कुछ समय पहले वहाँ पे सिविलियंस को भी टारगेट किया गया, लेकिन उसके पीछे का मकसद कुछ और दिखाई देता था। लेकिन यहाँ पर जिस अंदाज में टूरिस्ट को टारगेट किया गया है, ये पैटर्न क्या कहता है? क्या जताना चाह रहे थे आतंकवादी? आतंकवादी दो तीन चीजें दिखाना चाह रहे थे। एक तो ये कि वो मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम डिवाइड भी करना चाह रहे थे। दूसरी उनकी कोशिश ये है कि किसी भी सूरत से कश्मीर में इतना मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट कर दो कि भारत की जो डेवलपमेंट एजेंडा है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ जाए। तीसरी उनकी कोशिश ये थी कि इस टूरिस्ट सीजन है, इसमें वहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं, और पिछले कुछ दिनों से स्पेशली 3-4 साल से वैली के अंदर आतंकवाद की घटनाएं बहुत कम हो गई थी। जो कुछ भी था हो रहा था वो जम्मू क्षेत्र में ज्यादा इनका कंसंट्रेशन था, वहाँ पे ज्यादा ये कर रहे थे। फिर उसके अलावा ये था कि डिवाइड होगी तो इनको जो लोकल सपोर्ट मिल रही थी वैली से आतंकवादियों को, वो मिलना उसमें कमी हो गई थी। तो इसलिए उन्हीं ने एक तो नाम इसका ऐसा चुना गया, रेसिस्टेंस फ्रंट, और इस तरह की चीजें, ये दिखाने के लिए कि भाई ये सेकुलर लोकल ग्रुप्स है, धार्मिक नहीं है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। और ये हालांकि ये एक प्रोजेक्ट है उनका जो लश्कर तैयबा का, उसी की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी बात, एक चीज और मीनाक्षी में कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा ऑपरेशन था ये बगैर किसी जो खुफिया एजेंसी के बगैर नहीं हो सकता था। इसी के ये 3-4 लोग तो सामने आके जो किलर्स थे, ट्रेंड किलर थे। आसान काम नहीं होता आदमियों को मारना, उसके लिए बड़ी ट्रेनिंग, ड्रग पे रखा जाता है और क्या क्या होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये लोग पागल बना दिए जाते हैं कि बस मारो जाके और जन्नत तुम्हें मिल जाएगी। दूसरी चीज ये थी कि ये इनके पीछे और बहुत से लोग रहे होंगे, रेकी हुई होगी, फिर जिसके बारे में बता रहे हैं। फिर उसके अलावा ये हुआ होगा कि पूरा जो सपोर्ट सिस्टम इनके लिए डेवलप किया गया होगा, पैसा, गन्स लाई गई होंगी। फिर उसके अलावा ये कि गेट अवे कार, गेट अवे मोटरसाइकिल्स का इंतजाम करना, कि उनको एग्जिट स्ट्रेटेजी पहले देखी जाती है कि इनको वहां पे ऑपरेशन करके किस इंडियन आर्मी आने से पहले पहले इनको एक सर्टन प्लेस पे, जो सेफ प्लेस ये बनाई होगी, वहां तक पहुंचा देना, इसलिए कि उनको मालूम होगा सेना को कि कितनी जल्दी इंडियन आर्मी कितने एरिया को वो कवर करेगी। तो ये सारी चीजें प्लान करके किया गया होगा। तो उसमें बगैर सेना के फिर ये लोगों को कोई एक आदमी होगा जो मिनट टू मिनट गाइड कर रहा होगा सैटेलाइट टेलीफोन से इन लोगों को,
सर आपके एक्सपर्टीज के हिसाब से इस हमले की तैयारी करने में इन लोगों ने कितना वक्त लिया है, इन आतंकवादियों ने? मेरा ख्याल है बहुत बहुत टाइम, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा ये तय करने कम के से कम लिए। ये अभी जो सर्दियों का मौसम गया है, पूरा विंटर सीजन इन्होंने इसमें कंज्यूम किया है, इस प्लानिंग में, इसका मतलब बिल्कुल इसको प्लानिंग में किया गया होगा। ये पहले वहां से आने से पहले कुछ लोग होंगे इनके लोकल और जो उनके साथ होंगे जिन्हीं ने जगह आइडेंटिफाई की होगी, मैप रखे जाते होंगे वहां के ऊपर, मैप के ऊपर सारी चीजें होंगी कि ये जंगल का एरिया है, 4 किलोमीटर नीचे से ऊपर जाना होता है लोगों को, यहाँ पे बहुत अच्छी खूबसूरत एरिया है, पर्यटन बहुत होंगे, तमाम के होंगे, पूरे इंडिया के होते हैं, इस पीरियड में आ जाते हैं, ये पिछले 2 साल से वॉच कर रहे होंगे। उसके बाद ये तमाम ये सिलेक्शन हुआ होगा, इसका सीनियर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व रहे होंगे, फिर सेलेक्ट की गई होगी टीम के कौन जा सकता है, फिर उसके अलावा ये है कि बहुत से अलग अलग सिस्टम्स होंगे इनके पास। फंडिंग कैसे? सबसे बड़ा लूप होल तो फिर यहाँ दिखाई देता है ना कि इस प्लानिंग में, अगर मैं विंटर सीजन में कोट कर रही हूँ कि अगर 3 से 4 महीने, जो कि मैं मिनिमम उस पर बात कर रही हूँ कि 4-5 महीने का वक्त भी अगर लगा है और ये चीज़ पकड़ में नहीं आ पाई है, तो जिन लूप होल्स या कमियों को दुरुस्त करने की बात हो रही है वो ये हाई पॉइंट्स भी हैं जिसको आज की तारीख में नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। दुख अपनी जगह है, कष्ट अपनी जगह है। इनके लिए जो लोग इस हमले में जिस तरह से मारे गए हैं, जिस निर्दयता के साथ में, उस पर किसी भी भारतीय का दिल कराहना बिल्कुल स्वाभाविक बात है, लेकिन एट द सेम टाइम लूज एंड्स नहीं हो सकते हैं और उन लूज एंड्स पर भी आज बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त कश्मीरी पंडित, लेखक, एक्टिविस्ट अमित रैना जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है इस बातचीत में। सबसे पहले अमित जी, मैं आपसे ये ही पूछना चाहूँगी, देखिए बड़ी तकलीफ होती है ये कहते हुए कि जिस समय कश्मीरी पंडितों को घाटी में टारगेट किया गया, वो कौन सा दौर था? वो दौर वो था जब सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल पर वीडियोस नहीं आए होंगे, तस्वीरें नहीं आई होंगी, लेकिन आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान का जो खून खौल रहा है उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि इस अटैक के इमीडिएट बाद के वीडियोस आ गए हैं। जिस समय आप एक मतलब नव विवाहिता को ये कहते हुए सुनते हैं कि मेरे पति को बचा लो, उसके हाथ में चूड़ा है, शादी हुए 1 हफ्ता हुआ है, किसी की शादी हुए 2 महीने हुए हैं, कोई इस एज में थे कि बड़े समय से प्लानिंग कर रहे थे कि हम कश्मीर जाएंगे और 2 घंटे पहले शिकारा में बैठे हुए थे और उससे कुछ समय बाद जब पहलगाम की ट्रिप पर वो थे तो वहां पर पॉइंट ब्लैंक पर उनको शूट कर दिया गया। इन चीजों के वीडियो सामने आ गए हैं और आज हिंदुस्तान उस खौफ को देख रहा है जो घाटी में 90 के दशक में रहा है। मैं सबसे पहले सर आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आज जब आप ये तस्वीर देखते हैं, कश्मीर के बदलने की, न्यू कश्मीर की सब बातें हैं, लेकिन एक कश्मीरी पंडित इन तस्वीरों को देखते हुए इस वक्त क्या सोच रहे हैं? देखिए, जब मैंने अपनी छोटी बहन की तस्वीर देखी अपने पति की लाश के साथ बैठी हुई, तो मेरे आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और एक पीड़ित, एक आतंकवादी पीड़ित होने के कारण उसका दर्द समझ सकता हूँ। और वैसे भी मुझे लगता है कि ये इमेज मुझे काफी हॉन्ट करेगी काफी दिनों तक। दूसरा, ये बार बार निरंतर कहा जा रहा है कि कश्मीर में टूरिस्टों पर पहली बार अटैक हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। पिछले 35 साल से निरंतर एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और ये पहली बार नहीं है कि टूरिस्टों पर अटैक हुआ है, मगर सिर्फ ये था कि पहली बार आपने आप टूरिस्टों को कैमोफ्लेज कर देते यात्रियों के रूप में। 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2017 हर बार अटैक हुआ है यात्रियों पे, और खासकर पहलगाम एरिया में, गांदरबल एरिया में भी हुआ, बट पहलगाम एरिया में भी हुआ, और इस बार फिर से। और कल जब आप एक यात्री, एक टूरिस्ट का उसका धर्म पूछते हैं, जब आप उससे उसका आइडेंटिटी पूछते हैं और अगर वो नहीं बताता है तो आप उसको निवस्त्र करके उस चेक करते हैं कि वो किस धर्म से आता है, ये साफ दर्शाता है कि ये एक एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं है, ये एक्ट ऑफ जिहाद है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट। अगर ये एक्ट ऑफ टेररिज्म होता तो वो आते और इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके चले जाते। आपके 28 में से 27 नॉन मुस्लिम्स हैं क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड किलिंग। और पिछले 1-1.5 साल में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में ये टारगेटेड किलिंग, हालांकि 2019 के बाद पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली थी और बड़ी क्लियर फोकस में टारगेटेड किलिंग चल रही थी, मगर पिछले 1-1.5 साल का अगर आप देखेंगे तो पिछले साल मार्च में रियासी में यात्रियों पर अटैक हुआ, क्लियरली डिफाइंड हिंदुओं की बस जो वैष्णो देवी जा रही थी। इसके बाद अभी 6 महीने पहले गगनगीर में जेडमो टनल पे आप
फिर से नॉन कश्मीरियों पे, जिसमें से 6 नॉन कश्मीरी थे, नॉन मुस्लिम थे, आप उन पे अटैक करते हैं। और आज फिर से आप 28 लोगों को टारगेट करते हैं, जिसमें से 27 नॉन मुस्लिम है। बड़ा ही क्लियर पैटर्न कश्मीर में कम्युनिकेट किया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली इस पे पॉलिटिकल पैटर्नेज जो स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज है वो दे रही है। ये कुछ दिन पहले ही आगा रहुल्ला जो एमपी है श्रीनगर से, वो एक वीडियो इंटरव्यू में कहते हैं कि कश्मीर में टूरिज्म के नाम पे कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, रोक लिए कैसे रोका, 27-28 इनोसेंट लोगों की हत्या करके। वहीद परा जो एमएलए हैं असेंबली में कहते हैं, पीडीपी कहते हैं कि 80,000 डोमिसाइल इशू कर दिए गए हैं, शायद वो सब गैर कश्मीरी हैं, इस इन्वेजन को रोकना पड़ेगा। तो एक बड़ा ही क्लियर एक्ट ऑफ टेररिज्म चल रहा है, एक्ट ऑफ जिहाद चल रहा है, और अनफॉर्चुनेटली इसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है। 370 के बाद सर बदला है कुछ या नहीं बदला है? आज आप इस बारे में क्या सोचते हैं? 370 के बाद जो आपने बदला था वो आपने एक दिन में गवा दिया। ऑल द गेन्स यू मेड इन लास्ट 5 years हैज बीन वाइप्ड आउट इन 1 day। अब क्यों हुआ ये? क्योंकि आपने 370 जब आपने हटाया, एक ऐतिहासिक कदम हटाया, मगर 370 हटाने के पीछे जो सोच थी, क्योंकि कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था, कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था। मैंने 35 साल में कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा है जो कह रहा हूं हमें नौकरी चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वहां चल रहा था निजाम मुस्तफा, वहां चल रहा था अल जिहाद, वहां चल रहा था अल्लाहू अकबर। और आपने उसको, उस जिहाद को, उस आइडियोलॉजी को काउंटर करने की जगह उस पर जामा पहना दिया डेवलपमेंट का, करप्शन का, अब्दुल्ला का। आपने उसको, उस आइडियोलॉजी को, उस फंडामेंटलिज्म को, उस फैनेटिज्म को टैकल नहीं किया, और वो आज भी एग्जिस्ट करता है। अब आप देखिए, 4 टेररिस्ट मूव कर रहे हैं कश्मीर में, जिसमें से 2 पाकिस्तानी हैं। पीर पंचाल रेंज में ये तीसरा अटैक है पिछले 6 महीने में, बड़ा अटैक है, ठीक है। और आप प्रोबेबली सेम ग्रुप ऑफ टेररिस्ट है जो अटैक कर रहा है, यानी आज भी उनके लिए इकोसिस्टम अवेलेबल है कश्मीर में, जो इंश्योर कर रहा है कि उनको प्रोटेक्शन भी मिले, उनको खाना भी मिले, उनको संरक्षण भी मिले। तो इंपॉर्टेंट बात बोली सर आपने। कंप्लीट करिए। तो आपने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया है जो आइडियोलॉजी को आप निरस्त कर सके। कश्मीर की अपनी आइडियोलॉजी रही है एक समय की, जिसे ऋषि ऑर्डर कहते हैं, जो एक सिंक्रोनाइज्ड लिविंग में विश्वास करता था। आपने उन फॉलोअर्स को साइडलाइन करके आपके नए लीडर जो आपने इस्लामिक लीडर्स बनाए हैं, मीरवाइज उमर फारूक को आप नेशनल लीडर बनाना चाहते हैं। वो मीरवाइज उमर फारूक जो शब कदर के दिन एक आदमी को अपने सामने ब्रूटली किलिंग, मतलब जिसको हाथों से मारा गया, लिंच होते हुए देखता है, जो हमेशा पाकिस्तान की बात करता है। तो अनफॉर्चुनेट है कि हमारी जो सिलेक्शन ऑफ पीपल इन कश्मीर रही है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वो भी वो लोग रहे जो आतंकवाद के साथ रहे। सज्जाद लोन रहा हो, मीरवाइज उमर फारूक रहा हो, वहीद परा रहा हो, हमारे जो फॉर्सेस जो हमने बैठ करे कश्मीर में, वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी और अपना पॉलिटिकल करियर लोगों की लाशों पे बनाया है। सर, आपके वक्तव्य में काफ़ी सारे हाई पॉइंट्स थे, जिनको और थोड़ा मैं अब आगा सर से भी उस पर रिस्पॉन्स चाहूँगी। सर देखिए, अमित रैना जी ने जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ की, उन्होंने ये कहा कि 370 हटने के बाद जो पॉजिटिव आपने कमाया था वो आपने एक हमले में गंवा दिया, पॉइंट 1। पॉइंट 2, पॉलिटिकल लीडरशिप का, वो स्टेट लेवल की पॉलिटिकल लीडरशिप का वो जिक्र कर रहे हैं। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि 370 हटने के बाद पॉलिटिकल वैक्यूम पर बड़े सवाल उठते थे कि वहां क्योंकि अब्दुल्ला को नजरबंद किया है या मुफ्ती इधर हैं, तो वहां पर जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम है उसको कौन भरेगा। लेकिन चुनाव हुए वहां पर, और चुनाव के बाद भी आज की तारीख में हम देखते हैं कि सरकार में फिर किसकी वापसी हुई है। अब जिस तरह से अमित रैना जी यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल तो सर फिर ये बरकरार है ना कि अगर स्टेट लीडरशिप सवालों के दायरे में है, आतंकवाद को संरक्षण देने तक के आरोप उन पर लग रहे हैं, पुलिस अगर ठीक से काम नहीं कर रही है ये तक आरोप लग रहे हैं, स्थानीय लेवल पर कैसे आतंकवादियों को सपोर्ट मिल गया कि उन्होंने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली, हमला करके वो वहां से भाग भी गए, पूरा एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये सारी चीजें कई लूप होल्स की तरफ सर इशारा करता है। देखिए, 2-3 बातें उन्हीं ने बहुत अच्छी कही। एक तो ये कि 370 को हटाया, लेकिन ये कि जो आतंकवादी सोच थी, जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा थी, उसको हम लोग हटाने में असमर्थ रहे। उसमें
दोनों का रोल हो जाता है, सरकार से ज्यादा जनता का भी वहां पे रोल हो जाता है, वहां के रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल हो जाता है। उसके ऊपर बिल्कुल काम हुआ, बिल्कुल। ये बात उन्हीं ने बहुत अच्छी बात कही, और वो आज भी उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये कि ये जो वहां पे कश्मीर में जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप काफी पहले फेल हो चुकी है। ये तो बिल्कुल इस तरह जीत जाते हैं कि टीना फैक्टर के देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, जाती है जनता, नई पार्टी कोई इमर्ज नहीं हो पा रही, और ये लोग इमर्ज भी नहीं होने देते, और फिर उसके बाद जाके इनको एक तरफा वोट मिल जाता है, ये पावर में आ जाते हैं, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है जनता के अंदर, एंड येट दे कंटिन्यू टू रूल। सेंटर को ये लगता है कि भाई हमें इलेक्शन कराना है, वहां पे गवर्नमेंट लानी है, उनको ये दिखता है कि यही थी, जब ये जीत जाते हैं तो इनको पावर में लाया जाता है, उनकी सेंटर की मजबूरी होती है इनसे डील करना। ये एक विशेष सर्किल है जो कश्मीर में बहुत समय से चल रहा है। और ये लीडरशिप, इलेक्शन पर जो आपने बात बोली, कल सोशल मीडिया पर भी ये नैरेटिव चल रहा था, कई जर्नलिस्ट इस बात को कोट करके कह रहे थे, ओपिनियन, वो अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे। इनफैक्ट उन ओपिनियंस में भी ये बात हाईलाइट की गई कि क्या जरूरत थी कश्मीर में इलेक्शन कराने की। देखिए आपने इलेक्शन कराया, और इलेक्शन कराने के बाद वहां पर देखिए कैसे सरकार बन रही है, और जो सरकार बन रही है वो फिर उसी सोच को पोषित कर रहे हैं जिस सोच का शिकार कश्मीर घाटी रही है, जिस सोच का शिकार कश्मीर रहा है। और अमित राणा जी, आप इस पे जरूर रिस्पॉन्ड करिए सर। मैं भी इस पे रिस्पॉन्स करूंगा। हाँ, कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराने चाहिए थे, या देखिए भावनाओं के स्तर पर आपकी भावनाएं उबल रही हैं, तब ये बात आप कह रहे हैं, ये समझा जा सकता है। लेकिन भारत में एक व्यवस्था है सर, संविधान है, कानून है, इस बात को फिर किस तरह से समझना चाहिए? व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन? कमर आगा सर। मैं समझता हूं कि अब ये सरकार तो नहीं चल पाएगी, प्रेसिडेंट रूल वहां पे हो जाएगा जल्दी ही, इसलिए कि दूसरा चांस मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट लेने की पोजीशन में है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी में, इसलिए कि इस वक्त पब्लिक ओपिनियन हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी अभी है, और पूरा आपने शुरू ही किया था कि यहाँ से लेके केरल तक सब एक हो गए हैं और सब बहुत नाराज हैं इस वक्त। तो इस वक्त गवर्नमेंट जो होगी, अभी मेरा ख्याल है होम मिनिस्टर वहाँ पे दौरे पे हैं, लौट के आएंगे सूनर और लेटर। मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट श्रीनगर से निकल चुके हैं होम मिनिस्टर, और शाम 6 बजे के आसपास फिर सीसीएस की बैठक भी है। जी, तो वो प्रेसिडेंट रूल मेरा ख्याल है कि लग सकता है वहाँ पे, इसलिए कि उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग। अमित राणा जी। हाँ, नहीं, देखिए आप एक डेमोक्रेसी और आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। पॉइंट इलेक्शन का नहीं है, पॉइंट ये है कि एज अ सेंटर, एज अ गवर्नमेंट, एज एन एग्जीक्यूटिव आप किस चीज को सपोर्ट करते हैं, आप कैसे एक्शन लेते हैं। जिस दिन आपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को, जर्नलिस्टों को, जिन्होंने सिर्फ सरकार की निंदा करी, उनको आपने पीएसए में 2-2 साल के लिए अंदर कर लिया। आगा रहुल्ला, वहीद परा, और अगर वहीद परा ने चलिए तो फिर भी असेंबली में कह दिया था वो 80,000 वाली बात, आप उसको असेंबली का प्रिविलेज दे सकते हैं। आगा राहुल्ला ने तो एक पॉडकास्ट में कह दिया कि कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। उसके बाद भी अगर आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो ये आपकी वीकनेस है, आप एक्शन नहीं लेना चाहते। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक तिहाड़ में रह रहे आतंकवादी की हिम्मत हो सकती थी केंद्र के अप्रूवल के बिना कि वो नॉर्थ कश्मीर का इलेक्शन लड़ सके? आपने इंजीनियर राशिद को एम्बोल्डन किया, आपने यहां से आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन करते हैं, जमात इस्लामी को, और फिर उनको अनऑफिशियली प्रॉम्प्ट करते हैं कि आप इलेक्शन लड़िए। अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिलती है, मगर इंजीनियर राशिद को बेल पे बेल मिलती है। किस लिए? इलेक्शन लड़ने के लिए, वो भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अरविंद केजरीवाल तो फिर भी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट है। तो unfortunately, politics of Jammu and Kashmir has taken over the national interest in Jammu and Kashmir, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के आगे देख नहीं पा रही है। नहीं तो जिस दिन आपने इंजीनियर राशिद को खड़ा किया नॉर्थ कश्मीर में, आपने एक मैसेज भेजाया वापस कश्मीर में कि अल्टीमेटली इट पेज टू बी टेररिस्ट एंड द सेपरेटिस्ट। आपने जिस दिन आगा राहुल्ला के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, उनके एक बयान नहीं, उनके निरंतर बयान आ रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये इट शोज दैट इट पेज टू बी सेपरेटिस्ट। आप सज्जाद लोन को हर तरीके से पैम्पर करते हैं,
वो परिवार जिसने कश्मीर में आतंकवाद लाया, बंदूक लाया, हवाला लाया, जिसने मस्तकुल जैसे आतंकवादी को वेलकम किया, जिस परिवार ने, आप उनको आज सपोर्ट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है मासेस में कि इट पेज टू बी अ टेररिस्ट एंड द सेपरेटिस्ट। और आपने डीरेडिकलाइजेशन को लेकर कोई काम नहीं किया। आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है कि प्रॉस्पेरिटी से मैं कश्मीर में जिहाद सॉल्व करूंगा। अगर प्रॉस्पेरिटी से जिहाद सॉल्व होता तो अमेरिका में 9/11 नहीं हुआ होता। यू हैव टू टैकल जिहाद। अगर आप 5 साल में आप कह रहे हैं सब ठीक है, तो जो 5 लाख हिंदू बेघर हैं वो वापस क्यों नहीं है? नहीं, बट व्हाट डू यू आप सजेस्ट, हर बार कैसे निरंतर ठीक होगा? मैं बता रहा हूं आपको, आप निरंतर कश्मीरी हिंदुओं को कह रहे हैं कि सब ठीक हो गया है, आप वापस नहीं जाना चाहते। अब कल बता दी जो 28 परिवारों को जो जिनके लोग शहीद हुए हैं कश्मीर में, कि कश्मीर में सब ठीक है। निरंतर कश्मीरी पंडित 2 चीजें मांगते रहे, ऐसी कोई चीज नहीं मांगी है जो सरकार पूरी नहीं कर सकती। पहला है कि न्याय। पिछले 35 साल में 0 कन्विक्शन है ऑन टेरर किलिंग। आप कश्मीरी पंडित किलिंग पे 0 कन्विक्शन है। सुप्रीम कोर्ट कहता है 27 साल हो गए, मगर अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना चाहे तो हम बाधा नहीं बनेंगे। कौन सा एक्शन है? 0 एक्शन है। आपने कश्मीरी पंडित कह रहे हैं हम वापस जाएंगे, वी विल गो एंड एस्टैब्लिश इन इंडियन एनक्लेव इन कश्मीर, भारत की प्रेजेंस हम क्रिएट करेंगे, बट हमें 1 प्लेस सेटलमेंट दीजिए। नहीं दे रहे। तो आप चाहते हैं कि कश्मीरी हिंदू वापस गिनी पिग बने, जैसे कल 28 लोग तो आपने टूरिज्म के नाम पे कल शहीद करवा दिए, वैसे कश्मीरी पंडित जाए, ताकि आप एक स्टोरी बना सकें कि कश्मीर में सब ठीक है। आप इजराइल 1 करोड़ 10 लाख का नेशन है। वो 1 करोड़ 77 लाख यहूदी रहते हैं इजराइल में। 56 इस्लामिक कंट्री से वो सीना तान के खड़े हुए हैं, नाको चने चबवा दिए। 150 करोड़ का हमारा देश, और हम एक पाकिस्तान को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, एक टुच्चे से बांग्लादेश को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इट शोज कि आपका विल कितना है। ये हमारे पास विल पावर नहीं है। सर, मैं चाहती हूँ सर आप इसको थोड़ा सा इस पॉइंट पर स्ट्रैटेजिकली भी हमारे दर्शकों को जानकारी दें। कल मैं देख रही थी जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर आए, उसमें मंजुनाथ जी जिनको आतंकवादियों ने मारा है, उनकी पत्नी, मैं उनका नाम अभी स्किप कर रही हूँ, लेकिन उनकी वाइफ ने जब बात की, उन्होंने अपना आंखों देखी जो बीती उन पर बताया, छलनी कर देने वाली बात है। और उन्होंने ये कहा कि मैंने उन्हें कहा मेरे पति को तुमने मार दिया, मुझे भी मार दो, मेरे बेटे को भी मार दो, हमें क्यों छोड़ा है? तो आतंकवादी ने उनको ये बोला कि जाओ मोदी को जाकर बोलो, गो टेल मोदी। ये जो बात उनकी जुबान से निकली, ये आज पूरे हिंदुस्तान के इमोशन के केंद्र में है सर ये बात आज। और जैसे अभी अमित रैना जी कह रहे हैं कि इजराइल टाइप ट्रीटमेंट चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं हो रहा, हम पाकिस्तान को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, हम आतंकवाद नहीं संभाल पा रहे हैं, कश्मीर में पॉलिटिकल लीडरशिप ने किस तरह से आतंकवाद को पोषित किया वो एक अलग इतिहास है, उसमें जाएंगे तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन आज जब हर हिंदुस्तानी इस बात को एंडोर्स कर रहा है कि फुल एंड फाइनल अरेंजमेंट करिए इस चीज का, ये तुलना सर इजराइल से कर ले, इजराइल की तरह बिहेव कर ले, उनके मॉडल पर उतर आए। बोलना तो आसान है, जमीन पर क्या संभव है सर? देखिए, इजराइल जो जी चाहे कर सकता है, उसके पीछे अमेरिका होता है। आपको यूनाइटेड नेशंस में कौन सपोर्ट करेगा? एक रशिया एक हद तक तो जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। इजराइल को पैसा कौन देता है, वेपन कौन देता है? इजराइल के खिलाफ कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कितना ही रेजोल्यूशंस ले आए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो एक अलग केस है। दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ इसका बहुत सख्त नतीजा आएगा, और भारत, मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी आप देखिएगा कि बॉर्डर के ऊपर बहुत मैसिव डिप्लॉयमेंट भारत कर देगा, जल्दी ही करेगा। और उसके बाद क्या होता है ये भी बड़ी मुश्किल है। पिछली दफे जब हुआ तब डिप्लॉयमेंट, तो फॉरेन अमेरिकन, यूरोप के जितने देश थे उनके प्रेशर आने लगे, और फिर ये हुआ कि बातचीत का दौर उनको करवाया गया, अटल बिहारी जैसे बड़े लीडर को बातचीत करनी पड़ी। लेकिन ये है कि आपकी प्राइम मिनिस्टर मोदी का सोच विचार बिल्कुल अलग है। ये बहुत सख्त एक्शन होगा। क्या होगा ये सेना तय करेगी, सेना है और फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा गवर्नमेंट मिलकर तय करेगी। लेकिन ये है कि ये जाने जो गई हैं ये रायगा नहीं जाएंगी। और जहाँ तक हमारे कश्मीरी भाई जो कह रहे थे, इन्होंने बहुत वैलिड सवाल उठाए हैं।
जिनका जवाब वो चाहती है, कश्मीरी जनता चाहती है, कश्मीरी पंडित चाहते हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो उनको मिलना चाहिए, उनका हक है। कश्मीर में उनका भी उतना ही हक है जितना किसी दूसरे का है, बल्कि उनका नंबर 1 हक हो जाता है कश्मीरी पंडित का उस टेरिटरी पे। और उनका बहुत बड़ा रोल है वहाँ के कल्चर के डेवलपमेंट में, वहाँ के तहजीब में, वहाँ के म्यूज़िक में, वहाँ की आर्ट में, वहाँ पे जो कुछ भी है उसमें बहुत बड़ा रोल। कश्मीर आई कैन नॉट, मुझे इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि कश्मीर पंडितों के बगैर कैसा होगा। और जो उनके हट जाने से ही ये बड़ी समस्या आई, ये बड़ा सोच समझ के उनको हटाया गया कि उनको हटा दो, तो फिर उसके बाद जो है वहाँ पे कम्युनल माहौल बन जाएगा। इस घटना के बाद ये कश्मीर की हिस्ट्री में और स्पेशली 370 के बाद की जो परिस्थितियां थी, ये अब अपने आप में एक अध्याय, एक चैप्टर के रूप में देखा जाएगा। क्या देख रहे हैं बदलाव आप इससे पहले और इसके बाद, इस हमले के बाद? What will change now in Kashmir? I honestly don't know what will change because nothing has changed for the last 35 years. तो मैं जब तक कुछ होता नहीं तब तक मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ, बट मुझे लगता नहीं कुछ बदलने वाला है। और मतलब 35 years I have been struggling to go home. मैंने कोई प्रयास नहीं देखा सरकार की ओर से, मैंने कोई ब्लूप्रिंट नहीं देखा है। मैंने आतंकवाद के खिलाफ देखिए, लॉ आपको याद रखना पड़ेगा। मैं 2 बातें हाईलाइट करना चाहती हूँ सर। अमित सर 2 बातें, हाँ आप कंप्लीट करिए, बस 2 पॉइंट्स मुझे हाईलाइट करने हैं सर। मैं आपके बात करने के लहजे में एक निराशा, एक तकलीफ देख रही हूँ लगातार आप जिस बात को कह रहे हैं, बट मैं सर थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट को भी हाईलाइट करना चाहती हूँ। जब आप ये कह रहे हैं कि वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप फेल है, आतंकवाद को संरक्षित करती है, उसे पोषित करती है, और यही होता आ रहा है बीते 30-35 साल से वहां पर। मेरा सवाल यह है कि चलिए सर, आज की तारीख में हम अभी के जो पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको सबको माइनस करते हैं कश्मीर में। अगर वो नहीं है तो कौन एमर्ज होगा? और सेंटर में तो इस वक्त वो सरकार है जिसके एजेंडे में ये शामिल था कि कश्मीरी पंडितों को वहां बसाना है, 370 हटाना है, ये उनकी कोर आइडियोलॉजी का हिस्सा था। तो जब इससे भी आप सर संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं और उनके काम करने के तरीके में भी आपके भीतर हताशा है, आपसे मेरा मतलब एज इन इंडिविजुअली मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे समुदाय की बात कर रही हूँ, मैं पूरे भारत की बात कर रही हूँ, तो सर फिर कैसे होगा? सॉल्यूशन क्या है फिर? व्यवहार फिर क्या कश्मीर को एक फेल्ड स्टेट मान ले फिर हम कि वी हैव फेल्ड कश्मीर? I honestly don't know. See, we have failed Kashmir. Yes, we have failed Kashmir. You need to understand, from 1990 onwards, we have failed India. We have not failed Kashmir. From 1990 onwards, this country has seen 150 terror attacks. हमने 30,000 सिविलियंस खोए हैं, 30,000 सिविलियंस। हम पार्लियामेंट से बड़ा अटैक नहीं हो सकता था। 1993 बॉम्बे अटैक, मालेगांव अटैक, समझौता अटैक, 26/11। मुझे नहीं पता इस देश की टेस्ट लिमिट क्या है कि कब हम रिएक्ट करेंगे। हमने कोई रिएक्शन नहीं करा है। 30,000 सिविलियंस होने के बाद, 150 टेररिस्ट अटैक होने के बावजूद हमने कहीं रिएक्ट नहीं करा। तो हम कह सकते हैं कि हम इजराइल से कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को। फिर हमें अपने आप को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कहना बंद करना चाहिए, हमें अपने आप को थर्ड लार्जेस्ट आर्मी कहना बंद करना चाहिए। इतनी बड़ी फौज जो आपने रखी हुई, देखिए आपको समझना पड़ेगा एक चीज। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ बड़े क्लियर थे ऑन हिज स्टैंड अगेंस्ट इंडिया। उन्होंने साफ कह दिया कि हिंदू और मुसलमान और खासकर पाकिस्तानी का कोई ये नहीं। उनके कहने के कुछ दिन के बाद ही आप कश्मीर में अटैक देख लेते हैं। एब्सोल्युटली। Pakistan deep state has constantly ensured कि वो जो उनकी स्ट्रेटजी है 1000 cuts की, वो निरंतर बनी रहे। जहां लग जाके पाकिस्तान आर्मी के मोटो में जिहाद इल सफिला ले आते हैं, जिहाद ले आते हैं। वो जिहाद इस्लाम में क्या होता है ये मुझे भी पता है, ये आपको पता है, और ये जिहाद किसके खिलाफ होता है ये भी पता है। उसके बाद भी आप कुछ नहीं करते। आप कभी तो आप रिएक्ट करेंगे। अगर आप इजराइल नहीं है तो फिर अपने आप को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कहना बंद कर दीजिए। फिर आप अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी क्यों रखी हुई है आपने? क्या 26 जनवरी के लिए रखी हुई है क्या आपने, या 15 अगस्त के लिए रखी हुई है? अगर आप, देयर आर मल्टीपल वेज टू टीच पाकिस्तान अ लेसन। कल रात को आपके 28 इनोसेंट सिविलियंस मारे गए। मुझे बताइए एलओसी में पाकिस्तान के बंकर पे कितनी कैजुअलिटीज हुई? चलिए युद्ध नहीं कर सकते आप,
1999 में जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे हमला किया, कारगिल में इंकर्जन किए, तब दोनों न्यूक्लियर नेशंस थे। क्या तब उन्होंने सोचा आप न्यूक्लियर नेशन है, हमें इंकर्जन नहीं करने चाहिए? आज पिछले 35 साल से वो निरंतर टेररिस्ट भेज रहे हैं, क्या वो एक बार भी सोचते हैं कि हम न्यूक्लियर नेशन है? क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदुस्तान रिएक्ट नहीं करेगा। मुझे लगता है समय आ गया है कि कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान आर्मी को कॉस्ट ऑफ सच एक्ट्स याद दिलाने पड़ेंगे, और ये छोटे सर्जिकल अवार्ड, सर्जिकल अटैक से नहीं हो सकता है। आर्मी, भारत की ब्यूरोक्रेसी, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्ट्री मुझसे ज्यादा सक्षम है सोचने के लिए कि कैसे कर सकते हैं। हाँ, मैं उनको राय नहीं देना चाहता हूं, बट दे नीड टू एक्ट। वी अनफॉर्चुनेटली आर नॉट सीइंग एनी एक्शन हैपनिंग। नहीं, आपने ये बात जो कि सर बहुत पते की बात है कि जो लोग उच्च पदों पर बैठे हैं वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं, एक्सपर्ट हैं इन मैटर्स के, पॉलिसी मैटर्स के, और सिर्फ पॉलिसी मैटर्स के नहीं, इन इस तरह के हालातों में क्या किया जाना है, दे नो बेटर देन अस। ऑफ कोर्स हम यहाँ इस वक्त लोगों की बातें, उनके ओपिनियन, उनके ऊपर क्या गुजर रही है, उसको बात को एक मंच दे रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान इस वक्त करहा रहा है, क्योंकि जो ये घटना हुई है, ये घटना कश्मीर में क्या बदलेगी अभी नहीं कहा जा सकता। आने वाले दिनों में इस पर तस्वीर साफ होगी, लेकिन न्याय का इंतजार तो ये 28 परिवार जो हैं वो कम से कम कर ही रहे हैं कि न्याय कब होगा। और सिर्फ न्याय होना नहीं, होते दिखना भी जरूरी है। 15,000 परिवार, क्षमा चाहता हूं, कश्मीर में 15,000 परिवार न्याय का इंतजार कर रहे हैं। अब ये 15,000 28 हो जाएंगे। सही आप बात दो है, आतंकवादी मार लेंगे, आई टोटली अग्री टू इट, आई कंप्लीटली अग्री टू इट। क्या इस पर कहा जाए कि न्याय की जो ये प्रतीक्षा कर रहे हैं, सिर्फ न्याय होना ही नहीं, न्याय होते दिखना भी अब यहां से जरूरी होगा। कब तक भारत इस तरह के दंश झेलता रहेगा? आज लगभग हर वर्ग से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय, अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्ते।